11 केमिस्ट्री, और ओल्ड बैच है हमारा। हाँ तो बच्चों कल हम टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ रहे थे, आप लोग अच्छे से रिवाइज करके बैठे होंगे, थोड़ी थोड़ी सी चीजें तैयार करके। एक तो हमें ये पता लगा था कि एंथैल्पी की टाइप्स में सबसे पहली एंथैल्पी थी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नोट्स है ना आप लोगों के पास में? यस नो में जवाब दे दो फटाफट से ताकि मैं बढ़ूंगी आगे। यस मैम। यस मैम। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की यदि मैं बात करती हूँ तो मैंने आपको नोट कराया था और आपने किया भी होगा कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिलीज, सिर्फ रिलीज ही लिखा है मैंने, और रिलीज इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी कंबशन में। और कंडीशन क्या है? व्हेन one mole of a substance is completely burned in presence of excess of air. एक्सेस ऑफ एयर में 1 मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली बर्न होगा तो जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक बात। दूसरी बात, कैलोरिफिक वैल्यू क्या है? जरा कोई बच्चा मुझे बता सकेगा तो कैलोरिफिक वैल्यू जल्दी से बताएं फटाक से। Amount of energy released after burning 1 gram of fuel. ठीक है, जब आप 1 मोल सब्सटेंस को बर्न करते हो, सब्सटेंस को बर्न करोगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज, ध्यान से देखो, डेल एच सी। इसको नोट कर दिया मैंने, एक मिनट। और यदि मैंने 1 मोल की जगह 1 ग्राम ले लिया है, स्नेहल आप हो ना यहाँ पे? यस मैम। 1 ग्राम सब्सटेंस की यदि मैं बात करूं तो उस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एज कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू, वैल्यू करेक्ट। एग्जाम्पल क्या था? मीथेन CH4, उससे हमने काम किया था। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था हमारा, कल आप लोगों ने रेडी किया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, सेकंड एंथैल्पी का नाम बताएं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो सिंबलाइज फॉर्म देखो आप, मैं कैसे लिखती हूँ। ये देखो मैंने क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये देखो मैंने क्या लिखा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कैसे निकालते हैं फटाफट बताएं। एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? प्रोडक्ट साइड के लिए, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए? रिएक्टेंट साइड के लिए। राइट, याद आ गया? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे। ठीक है, तीसरी एंथैल्पी का नाम बताएं, फटाक से बोलो, आज तो न्यूमेरिकल करने, जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे काम कैसे करेंगे? थर्ड बोलो फटाक से। न्यूट्रलाइजेशन। यस, इट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, NU से लिखा था मैंने। और क्या वैल्यू होती थी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की? -57.1। किस में होती थी? किलो जूल्स में। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। तो इट इज किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना, अमाउंट के बेसिस पर सवाल दिया है मैंने। ठीक है, ओके। तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, पर ये जो एनर्जी रिलीज है ये फिक्स्ड होती है। बताइए किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में। स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में 1 मोल के लिए होती है। इसका मतलब जो वाटर यहाँ पर बनेगा आफ्टर द रिएक्शन, वो कितने मोल होना चाहिए? 1 मोल। याद होगा ना आपको, कल रिएक्शन में हम बार बार बना रहे थे, H + OH नेगेटिव गिव्स क्या दे रहा था? H2O। कितना मोल H2O हम दे रहे हैं यहाँ पर? 1 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल H2O यहाँ पे बन रहा है, और उस दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज दिस। तनिष्क हो ना आप क्लास में? अनम्यूट करके बैठे हो, बहुत कम बच्चे हैं हम इस समय आज अपनी क्लास के अंदर, पर आप जो भी हो बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग क्लास में आए हो, बहुत अच्छा है। अब देखो, यदि मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया था ना कल तनिष्क, तो जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रही थी तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए थे? जल्दी से बताएं फटाक से। बट हाँ, इतना कंफर्म, इतना डरने की क्या बात है, ये तो दिख रहा है H2SO4। इट मींस कितने H आयन रिलीज करेगा? 2। तो जो बेस लेंगे वो भी OH आयन देंगे, पर कितने देने चाहिए? 2। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो जो वाटर बनाएंगे वो कितने मोल बनाएंगे? 2। राइट, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर बन रहा है, इसके अकॉर्डिंगली एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को दिखाना पड़ता है। अब यदि मुझे न्यूट्रलाइजेशन लिखना है तो मुझे लिखना पड़ेगा -57.1 मल्टीप्लाई बाय 2। याद आया होगा, कल किसी बच्चे ने बताया भी था, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। यहाँ क्योंकि 1 मोल वाटर बन रहा है इसलिए एनर्जी हमेशा कितनी होनी चाहिए? 57.1 किलो जूल पर मोल। कल की काम है,
कल की क्लास है उसका रिवीजन करके बता रही हूँ मैं तो आपको, कल हमने ऐसा पढ़ा था, ठीक है। क्योंकि आज न्यूमेरिकल आ गए और मान लो न्यूमेरिकल्स आ गए और आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं या पता ही नहीं लगा हमें कौन सी वाली चीज, तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए वो क्या, थर्ड हमारे पास में एक चीज, एक क्वेश्चन और आया था, बताओ आपने से बताओ कौन आइडेंटिफाई कर पा रहा है ये कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, बताइए बताइए। Weak base. Base. ये वीक बेस है। बेस क्यों है, क्योंकि OH आयन दे रहा है और वीक होगा ही, और ये रिएक्शन कर रहा है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये H आयन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास OH आयन और यहाँ से आ रहा है H पॉजिटिव आयन, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे H2O। बताइए कितने मोल H2O बन रहा है, 1 मोल, राइट। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्ट्रॉन्ग था पर ये वीक था। फिर मैंने आपको बताया था ना, सारे कितने सारे एग्जांपल कल आपको समझा के जा रही थी कि यदि कोई वीक होगा तो वो जो काम कर रहा है या उसने, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक था ना, यदि मैंने कम मेहनत की है तो जो मैंने अपने मार्क्स अचीव किए वो एक्चुअली वो नहीं थे जितने मैं कर सकता था। एक बच्चा यदि 2 ही घंटे पढ़ने बैठ रहा है तो इसका मतलब उसने जो मार्क्स लिए, चाहे वो 90% मार्क्स आए हो, पर वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं है, वो उससे ऊपर स्कोर कर सकता है। क्यों, उसने टाइमिंग्स बहुत कम किए। हाँ, यदि उसने 8 घंटे पढ़ाई की है, डेली पढ़ाई कर रहा है, सिस्टमैटिक पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद उसने 90% मार्क्स स्कोर किए, इसका मतलब वो मैक्सिमम था उसके लिए, इससे ज्यादा वो स्कोर कर भी नहीं सकता था, यानी वो हाईलाइट थी उसके लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग जो होगा उसको जितने एच आयन दिखते हैं वो सारे के सारे देगा। वीक होगा तो दिखाई देता है 1 मोल OH आयन आएंगे पर 1 मोल नहीं आते, 1 मोल से कुछ कम आते हैं, राइट। कल आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था 0.5 मोल और इसका 1 मोल, याद आ रहा होगा आपको, है ना। जब रिएक्शन हो रहा था तो सिर्फ 0.5 ही न्यूट्रलाइज हो रहा था क्योंकि कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं था। फिर मेरे को क्या देनी पड़ी थी बताइए, इसको एक एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ी थी जो मुझे इसको देने की जरूरत नहीं है, क्या थी वो, BDE। नाम बताओ पूरा फटाक से। Bond dissociation energy. और कितनी देनी पड़ी थी मुझे ये भी बताइए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए, यदि याद किया 0.6 किलोजूल। 5.6 किलो जूल। और 5.6 किलो जूल एनर्जी देने की वजह से जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मुझे यहाँ दिखाना पड़ता था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मुझे जो दिखाना चाहिए था, इट शुड बी लेस देन -57.1, और कितना हो गया था -51 पॉइंट, बताइए क्या था डिजिट, मुझे इतना ही याद आ रहा है, यस इट इज 51.5 किलो जूल पर मोल। यही एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। बच्चों लेट हो रहे हो आप लोग, आपको पता था कि कल ही मैसेज कर दिया गया था कि क्लासेस लगेंगी आपकी, एक बार चेक कर लेना चाहिए था फंक्शन के बाद कि कोई भी मैसेज आ रहा है तो। चलिए कोई बात नहीं है, ये मैंने अरेंज कराई है अपनी क्लास तो ये वैल्यू हमारे पास आती है वीक ग्रुप की कंडीशन के अंदर। चलिए ठीक है, ओके राइट। तो न्यूट्रलाइजेशन में आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, सवाल भी मैंने बताए थोड़े थोड़े से आपको, वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मन कर रहा है पूछ लूं मैं आपसे, एसिड बेस का तो रिएक्शन होगा ही, देखो जरा, देखना ध्यान से, देवराज है ना, देवराज पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा आ गया आ गया। तो ये वाला ग्रुप है हमारा वीक बेस है, और वीक बेस ने OH नेगेटिव आयन दिया, यहाँ पर दिखाई देता है ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, पर ये स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कितने मोल H आयन देगा, अब आप लोग बोलो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो कितने मोल H आयन देगा, फट बताओ। 1 1 मोल। mole. पर क्योंकि ये वीक था इस वजह से इसने 1 मोल नहीं दिया, बल्कि सोच लो इसने कितने मोल दिए, 0.5 मोल ही दिए ऐसे। तो बेटा 0.5 मोल यानी हाफ मोल OH आयन हाफ मोल H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे और आपस में रिएक्शन करके क्या बना पाएंगे, H2O। पर H2O का जो अमाउंट बनेगा वो एक्चुअली कितने मोल बनना चाहिए, हाफ। इसका मतलब आपके रिएक्शन में अभी भी H पॉजिटिव आयन रह जाएगा, कितना H पॉजिटिव आयन रह जाएगा, 0.5 मोल। अब मुझे बताइए ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, फटाफट, कल भी यही था आज भी यही है, सवाल आगे Yes, ma'am. बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इस केस में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है इस केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बताइए। अब बताइए आपका काम शुरू हो गया।
आपको समझ ही नहीं आया, इसका मतलब सवाल ही नहीं समझ आया। मैम अपॉन 2। हाँ, अपॉन 2, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप शुरू से पढ़ रहे हो, आज सुबह से, अभी से मैंने शुरू किया था। यदि ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। वाटर भी कितने मोल है? 1 मोल। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? इतनी एनर्जी। अब जरा इधर आओ, क्योंकि ये ग्रुप वीक था इसलिए इसने 1 मोल OH आयन नहीं दिए, बल्कि कितने मोल दिए? 0.5। कम मोल OH आयन देने की वजह से जो वाटर बना वो भी हाफ मोल ही रह गया, और हाफ मोल वाटर रह गया, इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई वो भी कितनी होगी? हाफ ही होगी। अनम्यूट करे क्लास पूरी और मुझे बताए मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से करना बेटा, फटाफट। यस मैम। यस मैम। पर देखो ये चीजें ऐसी थी, ये सिंपल क्वेश्चन था, आपको अपने आप से ये चीज बतानी चाहिए थी, भाई कितना अमाउंट बनेगा, कितने मोल्स बनेंगे, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं थोड़ा फिर आगे जा रही हूँ। अब बताइए इसके बाद जो न्यूट्रलाइजेशन वगैरह तो हो गया था। अच्छा, ये बॉर्न-हावर साइकिल भी मैंने कल आपको पढ़ा दी थी, और उसके बाद हाइड्रेशन पर भी पहुंच गए। ठीक है, अब बच्चे आ चुके हैं कंप्लीट, तो रिवीजन पार्ट हमारा खत्म होता है। थोड़ा सा पार्ट न्यूमेरिकल्स करोगे तो उसके साथ साथ सीख जाओगे। ठीक है, देखो अब ये सोच लो न्यूमेरिकल से शुरू हो रहे हैं। 6 पॉइंट डालो अब अपनी कॉपी के अंदर, और 6 पॉइंट का आप नाम लिख रहे हो, इट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो आज की क्लास न्यूट्रलाइजेशन। ओह, न्यूट्रलाइजेशन क्यों लिख रहे हो, वो तो कर लिया। एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, ALLOTROPIC, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब एक एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उस दौरान जो एंथैल्पी का चेंज, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन। वन एलोट्रॉप को, वन एलोट्रॉप ऑफ एन एलिमेंट कन्वर्ट इन अदर या सेकेंड एलोट्रॉप में, यू नो एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं पता है आपको? कार्बन के 2 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं, कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, पर मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो है कौन कौन से? डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसके अलावा कौन से थे? तो 10th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे, एग्जाम दिया है आप लोगों ने। हाँ, आपको पता है 12th 11th क्लास में आपके पास नैनो ट्यूब्स भी आ जाएगा, वो भी एक बिल्कुल रिसेंट डिस्कवरी है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, नैनो ट्यूब्स। चलिए, ये कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, CO2 बना रहा है। देखना जरा, इसको क्वेश्चन ही कर रही हूँ, एक तरीके से सोचना। ये जो कार्बन है ये डायमंड है, डायमंड, और CO2 बना रहा है, और यहाँ पे एक एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, इसका मतलब फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। नोट लगा दिया तो स्टैंडर्ड कंडीशन की। अब ये सवाल सीधा सीधा जा रहा है रिचा के पास में। रिचा, मुझे ये बताओ कि ये जो एंथैल्पी चेंज है ये कौन सी वाली है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, सॉल्यूशन की है, कौन सी है? ये पूछना चाहते हैं, ये प्रोसेस चल रहा है। मैम इस एंथैल्पी ऑफ प्रोसेस, हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। आप हीटिंग विद ऑक्सीजन कर रहे हो? यस मैम। मैम किसी कंबशन। आपने क्या बोला? हाँ, इट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इट इज डेल HC और फिर स्टैंडर्ड कंडीशन। गर्ल्स अनम्यूट करके बैठे मेरे साथ में, मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं 2 लड़कियों को पढ़ाने नहीं आई हूँ, और वैल्यू कितनी आ रही है? 395। वैसे ही रेंडमली ले लेती हूँ मैं ये वैल्यू, नियर बाई एक जैसी ही हो जाती है। 395 कितनी लिखूं? 0.4 मान ले, 395.4। ठीक है, बाद में करेक्ट कर देंगे और कुछ मिलेगा तो। ये मेरा दूसरा फॉर्म है, और ये है ग्रेफाइट, एलोट्रोपिक फॉर्म है अगला, और ये है ऑक्सीजन आ गया। क्या बनाएगा बताओ? CO2, करेक्ट। फिर से कौन सी एंथैल्पी होगी? फटाक से बना लो, कंबस्शन। पर अब जो एनर्जी रिलीज होगी, तनिष्क देखो, 393.5 यूनिट बेटा सेम है दोनों की। क्या होती है? मैं लिखना नहीं चाह रही होती हूँ क्योंकि याद हो चुकी होती है अब तक तो बच्चों को, किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल कार्बन हीटिंग करेगा, कन्वर्ट करेगा CO2 में, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसे कार्बन ऐसे करेगा। अनम्यूट करें बच्चे अपने आप को, बताएं ये बात समझ में आती है?
देखकर ये Yes, पता लग रहा है, ma'am. हाँ, Yes, ये ma'am. देखकर पता लग रहा है कौन हीटिंग करेगा जब, तो कौन ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, जल्दी बताओ, डायमंड या ग्रेफाइट? Diamond. डायमंड। इसका मतलब डायमंड की बर्निंग करनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, सही है क्या? पर हम ऐसा नहीं करते हैं ना, क्यों नहीं करते बताओ? बहुत ज्यादा कॉस्टली है इसलिए। ठीक है, वो मैं मजाक कर रही थी, पर आप में से किसी को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। डायमंड को यदि हीट करोगे तो भी CO2 बनेगा, ग्रेफाइट हीटिंग करते हो तो भी CO2 बनेगा, पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अलग अलग हो रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं सच में न्यूमेरिकल करा रही हूँ, एक पार्ट को दूसरे में कन्वर्ट कर। वो यहाँ पे प्रेजेंट हो आप लोग मेरे साथ? वेरी गुड। देखो सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये है इक्वेशन सेकंड। मैंने इन इक्वेशंस को जैसे अरेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली मेरा सवाल आपके पास में आ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन, जब एलोट्रोपिक फॉर्म एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, व्हेन डायमंड कन्वर्ट इन ग्रेफाइट। ये कंडीशन तब की है जब आप डायमंड को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? ग्रेफाइट में। तो उस केस में एंथैल्पी का चेंज क्या होना चाहिए? ठीक है, ध्यान से सुनना। जिस भी चीज को दूसरे कंडीशन पे आपको कन्वर्ट करना होता है, उस इक्वेशन को हमेशा हम ऊपर रखते हैं। या तो ऐसा सीखो, या फिर ऐसा सीखो कि जो भी प्रोडक्ट साइड में बनेगा वो हमेशा माइनस होना चाहिए, सब्सट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे मेरा सवाल ये था कि आप वैल्यू ऑफ एन एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन निकालो, ये एंथैल्पी है, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या आनी चाहिए, कब? कब जब कार्बन का डायमंड फॉर्म कन्वर्ट होता है कार्बन के ग्रेफाइट फॉर्म के अंदर। ये सवाल आ रहा है आपके पास, और यदि ये सवाल आ रहा है इसका मतलब ये तो रिएक्टेंट साइड है, और ये कौन सा साइड है? प्रोडक्ट। तो जब भी कोई ग्रुप प्रोडक्ट साइड में लाना है तो उस इक्वेशन को हमेशा सब्सट्रैक्ट किया जाता है मेन से। तो देखो ये मैंने माइनस कर दिया, माइनस किया तो ये वैल्यू कैसी होगी? प्लस। देखो ध्यान से बताते जाना, देखो फिर न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे और मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगी। ये ऑक्सीजन प्लस में और ये ऑक्सीजन अब माइनस में, ये वाला प्लस में और ये माइनस में, कैंसिल हो गया। CO2 ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। बताइए क्या बचा रिएक्टेंट साइड में? फटाफट बोलो अब आप। तो रिएक्टेंट साइड में एडिशन चल रहा है, ये कार्बन, कौन सा फॉर्म है कार्बन का यहाँ पे? डायमंड। ग्रेफाइट के नीचे देखिए साइन कौन सा है, इसका मतलब मैंने क्या किया, उसका साइड चेंज कर दिया। तो रिएक्टेंट से कौन सी साइड में चली गई? प्रोडक्ट साइड में। तो ये आ गया कार्बन। कौन सा फॉर्म बता दूं? ग्रेफाइट फॉर्म बता देती हूँ। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं मेरी बात समझ में आई थी? Yes, ma'am. ठीक है, अब जो चीज आपने इक्वेशन के साथ की है वही काम आपने एनर्जी के साथ भी किया है। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा एक छोटा सा काम करना है। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है ना वो तो रफ में करके चला जाता है कि मैम मैंने माइनस दिस में से प्लस का 393.5 माइनस कर दिया, ये 14 हो गया। कितना आंसर आ गया? 9। 14 होते ही 1 पॉइंट, सब कुछ कैंसिल। बताइए आंसर कितना आया? आंसर देखो कितना आया? 1.9। अब ये 1.9 प्लस में आया या माइनस में आया, क्या बोलोगे? Ma'am, minus. माइनस में। तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस 1.9, यूनिट हो गई किलो जूल पर मोल। अनम्यूट करके मुझे बताएं सवाल समझ में आया या नहीं आया। ये एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको पढ़ाया। फटाफट बोलो बेटा प्लीज जल्दी से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं पीछे देख रही हूँ कितने बच्चों ने अनम्यूट करके मुझे बोला है, ताकि फिर मैं पूछ सकूं उन बच्चों से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोबारा सुनिए अब क्वेश्चन। यही वाला क्वेश्चन था मान लो, पर अब की बार मैंने कुछ ऐसे लिखा, कल्याणी के पास जा रहा है ये सवाल। कार्बन है पर उसका ग्रेफाइट फॉर्म है और उसे आपको कन्वर्ट करना है कार्बन के डायमंड फॉर्म में। लिखने में क्या जा रहा है, चाहे करो या ना करो, पर ऐसा कर रहे हैं। तो बताइए एंथैल्पी पर क्या चेंज आए? ये क्या हो? मैंने क्या हिंट क्या दिया था आपको? जो भी चीज प्रोडक्ट साइड में होती है उस इक्वेशन को हमेशा नीचे लिखना है और माइनस कर देना है। ठीक है, सुनाई दे रहा है क्या सबको? तो अब आपको क्या Yes, करना ma'am. चाहिए? हाँ, जो चीज रिएक्टेंट साइड में है वो इक्वेशन ऊपर लिखोगे। तो कार्बन, वैसे तो मुझे लगा था लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं फटाफट अब कर रही हूँ। और इस पे ऑक्सीजन डाल दिया, क्या बना दिया फटाक से बोलो? CO2। और ये हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। वैल्यू बताओ,
माइनस 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आपने उल्टा काम किया है, कार्बन का कौन सा फॉर्म ले लिया है, डायमंड फॉर्म ले लिया है, साथ में क्या लिया है, ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट किया है, CO2 में। वैल्यू ऑफ एंथैल्पी बताएं बच्चे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू माइनस, बोलो बेटा, 395.4 किलो जूल पर मोल। जबरदस्ती आके बैठे होगे क्लास के अंदर। और अब आपको क्या करना है, अब अपने को आंसर निकालना है ये वाला, और आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कार्बन, कौन सा फॉर्म, ग्रेफाइट फॉर्म, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन कौन से फॉर्म में, डायमंड फॉर्म में। तो अब आपको डायमंड को प्रोडक्ट साइड में लेके आना है, अभी तो रिएक्टेंट साइड में, तो क्या करूं, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस था, प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, सेम चीजें। अब ये आंसर अरेंज हो गया। एनर्जी का क्या करोगे बच्चों, देखो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव है ना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिफरेंस आएगा प्लस आंसर आएगा पॉजिटिव में, वैल्यू रिमेन सेम, इट इज 1.9। अब मैं क्या चाह रही थी, आप मुझे यही आंसर दे, ये वाली एनर्जी आई थी नेगेटिव और ये वाली एनर्जी आई है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमंड कन्वर्ट हो रहा था ग्रेफाइट में, और यहाँ ग्रेफाइट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, डायमंड, राइट। तो ये प्रोसेस कैसा दिख रहा है आपको, एंडोथर्मिक, और ये प्रोसेस कैसा दिख रहा है बच्चों आपको, एक्सोथर्मिक। ओके, राइट, ठीक है। चलिए, आपके लिए सवाल आ गया है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग ट्राई करो और आंसर बता देना मुझे। ये आया सवाल, हाँ, अब मैं देखती हूँ पहले बच्चा कौन सा आ रहा है। सबसे पहले बॉयज के पास जाएगा, अंश और धीरज और तनिष्क, काफी सारे बच्चे हैं अब हम यहाँ पर। आप लोग ट्राई करना एक बार के लिए, क्वेश्चन डालती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ये रिएक्शंस दी गई हैं। क्या रिएक्शन है, सल्फर है और सल्फर का रोम्बिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर का, और वो रोम्बिक सल्फर कहलाता है। फिर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, SO2 बनाता है, और इस केस के अंदर आपको डेल एच की वैल्यू गिवन, एंथैल्पी कंबशन है बेटा, हीटिंग चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा पर सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, ठीक है, वैल्यू क्या है मैम, -297.5 किलो जूल्स पर मोल, ये वैल्यू है बेटा। और अब यहाँ पे सेकेंड फेज डालो और यहाँ लिखो सल्फर फॉर्म है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक याद कर लो आप लोग, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं और बना क्या रहा है, SO2, और साथ में दे रहा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये सब गिवन होती है, सवाल वाला खुद देता है आपको, बायोलॉजी वाले इंतजार करें, उनके नीट के पेपर में आने वाला है, मतलब ये 24 तारीख को जो पेपर है, किलो जूल्स पर मोल, मैथ्स वालों के भी, हाँ ऐसा ना सोचे मेरे पास नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। ये आ गई आपके पास में वैल्यू। सवाल कहता है बच्चों, सवाल कह रहा है कन्वर्ट करो या एंथैल्पी चेंज मालूम करो किसका, तब जब सल्फर रोम्बिक कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सल्फर मोनोक्लिनिक में। इज इट ओके, फाइन। तो अरेंज तो उसी ने कर दिया ना आपको, मोनोक्लिनिक आपका प्रोडक्ट है, बताइए क्या कर रहा है और आंसर बता दो बस मुझे लास्ट। बहुत सिंपल है, छोटा सा आंसर आ रहा है इसलिए मैंने दे दिया। टाइम नहीं है, इतना इतना टाइम नहीं है, आंसर आंसर करना था बस। अच्छा, सिर्फ रिचा बताएगी, 2.5 प्लस करना है बस, आपको माइनस। सिर्फ यहाँ पे अरेंज करना था और क्या, आपको सिर्फ ये देखना था कि रोम्बिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रही है, मोनोक्लिनिक में, इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में रोम्बिक रहेगा, तो आप इसे क्या करोगे, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस वाला कैसा हो जाएगा, प्लस, ये हो गया। ठीक है, इस SO2 ये SO2 कैंसिल, ये कैंसिल, और फिर हमारे पास आ जाएगा सल्फर रोम्बिक, R लिख देती हूँ मैं तो बस इसे, और इट इज कन्वर्ट इन सल्फर मोनोक्लिनिक, राइट। ये रिएक्टेंट साइड हो गया और ये माइनस साइन कैंसिल करेंगे तो प्रोडक्ट साइड में चला जाएगा, तो माइनस की वजह से साइड चेंज हो गया। और फिर अब बताइए डेल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बच्चा कहेगा मैम प्लस में 2.5, यूनिट क्या आ रही है, किलो जूल्स पर मोल, बस इतना सा काम करना। कैसे करना था, +300 में से इतना माइनस करना था, हर कोई बच्चा कर सकता है,
ये हमारा बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। पेज नंबर मैं आपको बता रही हूँ 49 पेज नंबर पर क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 पे ये सवाल दिया गया है, देख लेना। इसी के जैसे और सवाल दिए गए हैं, उसका आंसर्ड एक क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, तो देख लो। पेज नंबर डालती जा रही हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, तो ध्यान रखना आप, प्रदीप की बुक है, सभी के पास में है, ये क्वेश्चंस वहां पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब आ रही हूँ मैं थोड़ा सा और आगे। ये तो था हमारा एक एलोट्रॉपिक फॉर्म और उस पर कुछ क्वेश्चन मिल सकते थे। इसके अलावा और मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो आज का फिर एक नया टॉपिक, और इसे नाम दिया जाएगा एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। फेज चेंज, फेज चेंज का मतलब होता है जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस, दैट दीज आर फेज चेंज, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज, इनके बारे में बात करेंगे। सीधे मैं फर्स्ट टॉपिक लेकर चल रही हूँ, एंड द नेम इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, इसके बारे में बात करना। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यदि कोई मुझे कहता है, तो मैं कहूंगी तब जब 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस फ्यूज होगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं अपन, लिखो डेफिनेशन लिखो, मैं लिखाती हूँ आपको। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of solid convert into लिख दो, convert into its liquid state convert into its liquid state at its, ये ऐसे लिखो, at its melting point, इसके melting point पर, ये आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने बच्चों, और यहाँ मेरे पास में एग्जाम्पल बन रहा है वाटर, H2O है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट का वाटर कन्वर्ट हो रहा है H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे काम होगा। जैसे ही सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं, जल्दी बताइए। बिल्कुल देनी पड़ेगी, है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जैसे आइस है, आइस ही तो है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जरा देखो ध्यान से बच्चों, कैसे लिख रही हूँ, FUS लिख रही हूँ, FUS, F नहीं लिख रही हूँ, F लिखते ही तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाता। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। लाइक हमें, मैंने पहले भी बोला आपको, हमें वैल्यूज याद रहती हैं, क्यों? क्योंकि कई टाइम हो गया अब तो ये एग्जांपल चलते रहते हैं। तो 6 किलो जूल पर मोल होती है। साइन देखा आपने, पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि आइस तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, राइट। अनम्यूट करें, बताएं बच्चे, समझ में आ गया क्या फ्यूजन? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके, राइट। यस मैम। ठीक है बेटा। एंथैल्पी ऑफ, सेकंड टर्म डाल दो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। शॉर्टकट लिखेंगे फिर से, अब की बार लिखेंगे एंथैल्पी चेंज, व्हेन, कंडीशन लगाई है, 1 मोल ऑफ लिक्विड, वेपोराइजेशन हो रहा है ना इसलिए, 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इनटू, किसमें? इट्स वेपर स्टेट, या गैसेस स्टेट लिख दो आप लोग, वेपर स्टेट। तब जब 1 मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट, देन इट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी चेंज, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर से एग्जांपल आता है, और वाटर हमारे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल बनता है। तो यहाँ वाटर है L में, L का मतलब लिक्विड फॉर्म में, और ये कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर फॉर्म में, VAP डाल दो बस आप। तो इट इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इसके अंदर जा रहा है। और जैसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पे गया, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी। जो एनर्जी आप यहाँ पर देती हो बेटा, यदि आपको याद रहती है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी रहती है तो नियर बाई याद कर लो। जैसे मैं बिल्कुल नियर बाई याद करती हूँ, मुझे भी कुछ खास याद नहीं रहती। इट इज अराउंड 42 किलो जूल, 42 तक लिख देती हूँ, किलो जूल पर वाटर के लिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये देखो VAP आना चाहिए यहाँ पे, VAP स्टैंडर्ड बना दो,
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लैंग्वेज तो हर बच्चा लिख सकता है बेटा, इसमें कोई बात नहीं है, सब्जेक्टिव यदि आता है तो अभी मेरे को जरूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मोल लिक्विड को कन्वर्ट करना है इनटू इट्स वेपर स्टेट में। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे, इसका मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, अगेन एंडोथर्मिक। तो वो एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। एक लास्ट टाइप और एनर्जी आपके पास आने वाली, ओ अच्छा हाँ, कंडीशन तो लिखना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए बिल्कुल। मैं रेड पेन से लिखती हूँ फिर तो, ऐसे लिखो, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये कई बार ना उसमें पूछ लिया था, आई थिंक 2019 मेंस में पूछ लिया था, आईआईटी मेंस में ये पूछ लिया कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे चलता है। तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, जैसे अब हम तो लिख पाते हैं, रह जाता है कभी तो याद रहता है, बॉइलिंग पॉइंट पर ये काम होता है। और ये कब होता है, ये कब होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर काम होता है ना। तो ये बहुत जरूरी है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है कि ये कब होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं, है ना। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, और बॉइलिंग पॉइंट तक यदि हम इसको यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, राइट। ओके, ठीक है। बेटा अब आज एनर्जी नहीं मिल रही है मुझे आपसे, कर रहे हो ना आप मेरे साथ में काम? यस मैम। हाँ ठीक है, कैमरे ऑन होने वाले हैं बस अब, तो अपनी नोट्स कॉपी भी बिल्कुल रेडी रखना, क्योंकि आप लोग नोट कर ही रहे हो मेरे साथ में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बस एक छोटा सा पार्ट और रहता है, थर्ड पार्ट, और इसे हमने नाम दिया एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, अब सब्लिमेशन बार बार वही वाली बातें हमें लिखनी पड़ेगी। एंथैल्पी चेंज, सारी बात यहीं से शुरू होती है। इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole solid directly converted into its vapor state, सीधे वेपर स्टेट में चली जाए। और कंडीशन क्या होगी इसके लिए, वेपर स्टेट एट बिलो इट्स, कम होना चाहिए, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि आप जानते हो ना, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर यदि आ गया, समझ रहे हो आप मेरी बात, यदि मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर आ गया तब तो आपका सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए आपका टेम्परेचर, जिस भी सब्सटेंस की बात करते हो, वो यदि वेपर स्टेट में जाना चाह रहा है तो उस समय टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए। हाँ, एग्जाम्पल देखो आप, I2 फॉर एग्जाम्पल, आयोडीन कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड, एंड इट इज कन्वर्ट इन I2 गैस स्टेट, कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस, अगेन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जो एंथैल्पी आप यहाँ पे यूज करोगे उसे लिख रही हूँ मैं SUB, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन राउंड ऑफ, मैंने कहा मैं अधिकतर राउंड ऑफ लिखती हूँ, इट इज 63.0 किलो जूल्स पर मोल। अंश बहुत गंदा नेटवर्क है, बीच में चले गए थे, अभी मैं होस्ट हूँ इसलिए मुझे पता लग रहा है कि कौन सा बच्चा लीव कर गया है और एंट्री कर रहा है। नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं आपके, है ना अंश, ऐसा ही है क्या? अभी भी नहीं, हाँ ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। 63 किलो जूल पर मोल की बात कर रहे हैं। अब देखो दूसरी बात सुनो, एक बहुत अच्छा बच्चा, उसको ये मालूम, जरा आप भी तो हो एक बहुत अच्छे बच्चे, जरा मुझे बताना बच्चों, डेलेज नोट, और सबसे पहले मैंने लिखा FUS। देवराज अनम्यूट कर ले अपने आप को फटाक से, जल्दी जल्दी बताएंगे, क्रॉस क्वेश्चन शुरू हो गई है, जितना पढ़ा है उसी पर। हाँ देवराज आ गया? यस मैम। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में जो सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट से किस स्टेट में कन्वर्ट होता है, फटाफट बोलो। नहीं, देवराज नहीं पढ़ रहा था अभी भी। सॉलिड कन्वर्ट होते हैं किसमें, उसकी लिक्विड स्टेट में। अब कोई भी बच्चा बोल सकता है जो मेरी क्लास में पढ़ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
मैं चॉइस नहीं दे रही हूँ, किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, पीछे जा रही हूँ और चेक कर रही हूँ किस बच्चे ने आंसर दिया है। ठीक है, डेलिश नोट अगेन। दूसरा प्रोसेस हमारे पास में आ रहा था फ्यूजन और वेपराइजेशन। और मुझे बताइए वेपराइजेशन में कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैम लिक्विड To gas. लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, किसमें? गैसेस स्टेट में। गैस। परफेक्ट। अब जरा मुझे ये बता दीजिए कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन चल रही है, सब्लिमेशन। तो बताइए सब्लिमेशन में कौन सा फेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैम Acid सॉलिड टू solid to गैस। gas. सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, किसमें? उसकी गैसेस स्टेट के Gas. अंदर। यस। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि हम ये कह दें कि जो सब्लिमेशन एंथैल्पी है वो वही काम कर रही है जो मिलकर फ्यूजन और वेपोराइजेशन कर रही है? मिलकर का है, मैंने कहा है मिलकर। मिलकर समझ गए ना, दोनों को मिलाओगे तो सॉलिड से Yes, पहले ma'am. लिक्विड में बदला, फिर लिक्विड से गैस में बदला, ऐसे ही तो हो रहा है। इसका मतलब इन रिलेशन से मैं यहाँ ये लिख सकती थी कि एंथैल्पी ऑफ standard enthalpy of sublimation is equals to the sum of enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. इन दोनों का सम होना चाहिए, फ्यूजन का भी और वेपोराइजेशन का, दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सब्लिमेशन बनता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आपने आयोडीन के लिए रखी है ये किस किस एनर्जी का सम रही होगी? फ्यूजन और वेपोराइजेशन, तब जाके सब्लिमेशन बना। ठीक है, अनम्यूट करें बच्चे, मेरी बात समझ पा रहे हैं तो फटाक से बताएं। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। देवराज कहाँ है आजकल, क्या बात है, पढ़ाई नहीं हो पा रही क्या? देवराज Yes, ma'am. क्या बात है? सर दर्द हो रहा है। बेटा कोई क्वेश्चन पूछा तो आपसे जवाब ही नहीं आया देवराज मेरे को तो। फिर क्या फायदा, किस लिए पूछ? हाँ, क्यों नहीं आया? और इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत छोटा सा सवाल था। लिखिए, ये देखिए अगला टॉपिक स्टार्ट कीजिए। टॉपिक लिख दिया मैंने और ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है पहले, टॉपिक पूरा नहीं लिखा है पर अभी। और मैंने लिखा है हैसेस लॉ। हैस लॉ बोल देते हैं कुछ, तो हैसेस लॉ बोला मैंने, हैसेस लॉ है। ठीक है, स्टेटमेंट आ रही है, लॉ है क्योंकि, पर इस लॉ पर सीधे न्यूमेरिकल आएगा। मैं सीधे आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आज का काम ही हमारा न्यूमेरिकल्स पर चल रहा है। देखो हैसेस लॉ ने क्या कहा, हाँ ऐसा लिखो आप, अकॉर्डिंग टू इट, यहां से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू इट enthalpy change during a chemical reaction remain same, वही बनी रहती है, remain same whether the reaction takes place in one step or more than one step. आपसे कहा जा रहा है किसी केमिकल रिएक्शन के लिए मोर देन वन स्टेप, आपसे कहा जा रहा है किसी एक केमिकल प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है दैट रिमेन सेम, वो वही बनी रहती है, चाहे उस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप एक स्टेप में करो चाहे एक से ज्यादा स्टेप में करो। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने कल से पढ़े हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बता रही हूँ जो कल भी शायद मैंने आपको बताया था। क्या था वो? मैंने कहा था ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है और वो है बी, याद होगा आपको शायद, बी। पर मैंने कहा था ए से डायरेक्ट बी बन जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है पहले ए किस में कन्वर्ट हो? सी में, और फिर सी किस में कन्वर्ट हो? बी में। तो बच्चों ये जो मैंने प्रोसेस डाला
ये एक्चुअली ये पर्टिकुलर लॉ। अब कल का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कुछ इसी तरीके का था, मैं लिखाती हूँ आपको, देखो कॉपर सल्फेट CuSO4, याद आना चाहिए आपको, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, एनहाइड्रस होता था और फाइनली इसे कन्वर्ट कर दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं याद आया, करा था ऐसा? यस मैम। Yes, ma'am. पर क्या हुआ, इस दौरान मैंने मीडिएटर डाला, एक बीच में स्टेप डाला, क्या था उसमें, हमने कॉपर सल्फेट डाला था और 5H2O था। स्नेहल से पूछा था हाउ मेनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो स्नेहल बताया था हमें 5H2O, तो लिमिटेड वाटर मॉलिक्यूल। इसको बोला था एनहाइड्रस है, इसे बोला था हाइड्रेटेड। तो एनहाइड्रस सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है और हाइड्रेटेड सॉल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है, क्या दोनों फेजेस के अंदर जो एनर्जी चेंज है वो क्या सेम रहेगी, ये देखना था। तो मैंने कल आपको बताया था, यदि यहाँ मैं इसे कहूंगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, तो मुझे इसे क्या लिखना चाहिए था, एंथैल्पी चेंज फर्स्ट और एंथैल्पी चेंज सेकेंड। ये तो हो गई ओवरऑल चेंज, और ये हो गया स्टेप नंबर 1 और ये हो गया स्टेप नंबर 2। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं क्या याद आया ना, ऐसा तो पढ़ा था ना कल अपन ने? यस मैम। Yes, हाँ ma'am. ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर फिर से डाल दिया, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर डाल दिया। जब डाला तो मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री एंथैल्पीज, क्या लिखोगे कि मैम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग एनीथिंग एल्स, इट इज द सम ऑफ किस किस का, एंथैल्पी फर्स्ट प्लस एंथैल्पी सेकेंड। ये तो ऐसे मेरे को बोला था कि एंथैल्पी का चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिमेन सेम, वही बना रहता है, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, ये वन स्टेप रिएक्शन है, और मोर देन वन स्टेप, ये मोर देन वन स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप, तो जाकर ये एंथैल्पी का चेंज आ रहा है। ठीक है, ओके बच्चों, अनम्यूट कर लें बच्चे, बताएं बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, मुझे बताओ कितनी देर में प्रदीप उठा सकते हो अपने आसपास से, या चलो रहने दो, कोई बात नहीं, मैं आपको पेज नंबर दे दूंगी, आप वहां पे जाके अपने क्वेश्चन अटेंड करना। फिलहाल मैं खुद अपने सवाल करा रही हूँ, ये आप सोच लो बहुत बड़ा पोर्शन है जो मैंने खत्म करा दिया है अभी, और सबसे सिंपल क्वेश्चंस है थर्मो के जो इसमें आ रहे हैं इन टॉपिक पर बेस्ड। ठीक है, दे रही हूँ, पेज नंबर मैं पहले डाल रही हूँ, ये है पेज नंबर, अगेन पेज नंबर 46, ये और अनसोल्ड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। हाँ, और प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ सिर्फ, उसको शॉर्टकट में यहाँ लिखती जाऊंगी, आप देखते जाना। इथाइलिन ऑन कंबशन, एक नाम आ रहा है, क्या नाम है उसका, ETHYLENE, बिल्कुल ऐसे नाम आएंगे। ऑन कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इथाइलिन ऑन कंबशन गिव्स, दे रहा है, क्या देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो ये कह रहा है ऐसे रिलीज करता है। ठीक है, फिर ये कहता है कि गिवन, कह देती हूँ मैं इसे गिवन, यानी इसके अलावा और क्या दिया है इन्होंने, इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज, किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इथाइलिन की। तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है, ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फर्क करके नहीं पढ़ाती हूँ, दोनों साथ पढ़ रहे हैं। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी दी गई है, इथाइलिन की दी गई है, एंड दैट इज इक्वल्स टू, मुझे ध्यान से लिखना पड़ रहा है, 1410 किलो जूल्स पर मोल। अब देखो मेरे अकॉर्डिंगली ये आंसर नेगेटिव में होना चाहिए था, लगा नहीं रखा है सवाल वाले ने, मैंने लगा दिया है पर नेगेटिव। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान से देखते हैं आगे। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसके अलावा आपको दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन को ऐसे लिखते हैं, किसके लिए दिया हुआ है, CO2 के लिए, क्या वैल्यू दी हुई है, मैंने ध्यान से देखा, उसने फिर से ऐसे लिखा हुआ है 393.3, ओके, किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू दी हुई है। अभी रुक जाओ वापस से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखी हुई है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और मुझे बताओ कि किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर CO2, कैसे फॉर्म करोगे, तो क्या बोलोगे मैम कार्बन में क्या डाल दें, ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा, CO2, राइट। हाँ, तो क्या ये प्रोसेस कंबशन नहीं है रिचा, मैंने तो कल रिचा से ही पूछा था, यस मैम। है,
इसका मतलब साइन कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव आना चाहिए था। पर आप देख रहे हो सवाल वाला कभी भी नेगेटिव साइन नहीं दे रहा, पर वो बार बार कह रहा है कुछ ऐसे नाम जो आपको ऐसे कहना चाहिए, टिप्स पर हो जाने चाहिए। जब भी वो कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, इसका मतलब किसके बारे में बात करता है, कंबशन के बारे में बात करता है, तो एनर्जी नेगेटिव होगी। लाइकवाइज वो कहता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर के लिए भी उसने यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 286.2 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू उसने दी है, राइट बच्चों। और अब जब उसने कहा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो फिर से मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती हूँ मैं जरूर से। तनिष्क, ये साइड वाली चीजें होती है सोचने की, रिकॉग्नाइज करने की, तो जरा बताओ तनिष्क, हाउ यू कैन प्रिपेयर H2O, कैसे बना सकते हो? When hydrogen reacts with half O2, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा ना, तो क्या बना देगा, H2O बना देगा, राइट? तो ये H2O बन गया। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, क्या ये कंबस्शन प्रोसेस नहीं है? है। तो क्या साइन नेगेटिव नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, मैंने लगा दिया नेगेटिव। अब अनम्यूट कर ले एक बार बच्चे सभी, बताए मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, फटाफट Yes, बताए। ma'am. Yes, देखो ma'am. सब बच्चे, हाँ सभी बच्चों का मतलब Yes, था ma'am. सभी बच्चे, क्योंकि कल जब ये न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके सामने एग्जाम में, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? उसने किसी भी जगह पर इसका साइन नेगेटिव नहीं लगाया था, पर उसने मुझे एक वर्ड दिया, कंबस्शन ऑफ इथाइलिन, तो मैं समझ गई कंबस्शन में तो नेगेटिव होगा। उसने बोला फॉर्मेशन ऑफ CO2, फिर मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने कहा अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे बनता है और ये तो कंबस्शन है, H2O तो ऐसे बनता है और ये कंबस्शन है, इसलिए एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये सब उसने दिया। अब देखो सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, उस बच्चे का ये सवाल यही खत्म हो गया जिसको ये नहीं पता इथाइलिन कौन है। बताएं बच्चे, ईन का क्या मतलब? 2N. डबल बॉन्ड। ईन का क्या मतलब? डबल बॉन्ड। और ईथ का क्या मतलब? अरे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 9th 10th में कौन से में है? हाँ, मिथ का क्या मतलब होता है? मिथ 1 carbon. 1 कार्बन, 1 कार्बन। और इथ का क्या मतलब होता है? 2 2 carbon. कार्बन, 2 कार्बन। प्रोब का क्या मतलब होता है? प्रोब 3. 3। अरे ये 9th 10th वाले बच्चों, तुम कौन सी क्लास से आए हो? 10th से। हाँ भाई, परसेंटेज मैंने एक बार पहले भी बोला है, ये तुम ऑफिशियल साइंस पढ़ रहे हो, जिसमें एक बच्चा जिसकी परसेंटेज 98 95 आई है, वो गिरकर 70% पर आ जाता है, और 10th का 45% वाला बच्चा टॉप करके चला जाता है IIT में। रीजन एक ही है, उसके अपने चॉइस के सब्जेक्ट लेकर बैठ गया है वो, क्योंकि उसको साइंस पसंद थी और वो लेकर बैठ गया। इसलिए बिल्कुल इस होश में न रहना कि यदि आपके इतने परसेंटेज हैं तो 11th 12th आपको ये देकर जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बहुत नीचे गिर जाएंगे हम। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ, बहुत कॉमन सी चीजें थी। ईथ, यस पता था, कितने कार्बन? 2 कार्बन, दोनों के बीच क्या आएंगे? डबल बॉन्ड। अब चलिए बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. 4। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड तो ये है, तो 2 वैलेंसीज और लेफ्ट है, वो कौन सेपरेट करेगा या सैचुरेट करेगा? H। ऐसे पढ़ा है ना आपने? यहाँ पर भी HH, ये मैंने बना दिया, राइट? ओके। अच्छा अब देखो इस लाइन को कंप्लीट करो, इसका क्या हो रहा है? कंबस्शन प्लस O2। तनिष्क अनम्यूट कर लो अपने आप को, बताइए कर लिया? अनम्यूट हो गए तनिष्क? क्या बात है, कितनी देर में, तो भैया तो इतनी जल्दी हो जाया करता था रोज। हाँ हाँ, बोलते ही क्यों नहीं? अनम्यूट तो हो गए हो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। टोटल कार्बन कितने? 2, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं। देवराज बोलो, CO2 बन रहा है कितने मोल? 2, करेक्ट 2। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है, क्या बनाएगा? H2O। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? फटाफट बोलते जाओ, फटाफट फटाफट। 4 hydrogens. 4, तो फिर क्या करें? ट्वाइस H। देखो बैलेंस हो गया। अब आप काउंट करिए ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 4 2 6 हो गए ना, तो मैं इधर क्या लिख दूं? 3O2। बोलो बोलो बच्चों, समझ में आया Yes, या yes, नहीं ma'am. आया? है ना? हाँ, ma'am. तो ये है 1 मोल, ध्यान देना, ये 1 मोल, 3 मोल,
2 मोल H2, 2 मोल, करेक्ट, ओके। अब आ जाओ ऊपर, बहुत सिंपल, एक लाइन का आंसर है, क्वेश्चन ही है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसकी दे रखी है? इसकी, इसका मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है? -1410 है, ठीक है। ऑक्सीजन की दे रखी है क्या? बताओ। नहीं, कल एक न्यूमेरिकल कराया था और ये कहा था जिसकी वैल्यू नहीं देते उसकी क्या होती है? ZeRO, 0। अब आपको वैल्यू लिखनी है CO2 की। कितनी है CO2 की वैल्यू? ये रही, -393.3, करेक्ट। और H2O की कितनी थी बच्चों? देखो, -286.2, ये रही ना बेटा, वैल्यूज डालिए बस। अब अपना वही फॉर्मूला लेकर आओ। आपसे पूछा हुआ है एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन क्या होगा, तो मेरा बच्चा लिखेगा मैम एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, तो आप लिखोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट पे कौन कौन थे जरा नाम बताओ। बोलोगे मैम CO2 था, CO2 प्लस आगे बोलो एंथैल्पी ऑफ H2O. H2O, Enthalpy वेरी of गुड, यस। अब दूसरी चीज, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O आर देयर? 2, देन यू शुड मल्टीप्लाई बाय 2। CO2 के मोल्स देखिए 2, देन मल्टीप्लाई बाय 2, ओके, ये आ गए। हेलो सर। Yes, ma'am. एक मिनट, अनूप सर, तो ये हो गया CO2 और ये हो गया एंथैल्पी इसके लिए H2O के लिए, राइट, ओके। इसके Yes, ma'am. अलावा अब हमारे पास आ रहा है माइनस, माइनस मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू। अब जरा प्रोडक्ट देखना, कितने मोल होगा ये? 1 मोल। बैलेंस किया हुआ है, One. देखो आपने 1 मोल से किया हुआ है, तो 1 मोल। पर लिखेंगे क्या हम? डेल H नोट, किसके लिए होगी? इथाइन के लिए। तो ये लो, इसका फॉर्मूला लिख दो, C2H4 डाल दिया, 1 मोल है, C2H4 है, दैट्स ऑल। चलिए जल्दी से वैल्यूज डालते हैं। 2 मल्टीप्लाई CO2 की वैल्यू अनाउंस करो तेज तेज बोल के, -393.3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -286.2 वाटर की है बच्चे। इसके अलावा हमारे पास आएगा माइनस, ये बड़े बड़े बॉक्स में डाल दिया हमने, माइनस वैल्यू डालो बच्चों, ये वैल्यू थी -1410, ये इथाइन की थी, इथीन की थी। बोलो अब कर लीजिए, क्या सॉल्व कर लो, चलो आंसर निकाल लो, तुम तो शांति मिलेगी मुझे भी, फटाफट, तभी तो मुझे पता लगेगा हाँ तुम पढ़ रही हो, मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, तुम भी कर रही हो साथ साथ, फटाफट बताना। देखते हैं दोनों में से फर्स्ट कौन आता है। कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो गया, 0 1, 6 माइनस प्लस 1410। गर्ल्स में ही फर्स्ट आ जाऊंगी। मैम ये फर्स्ट आ गया, एक मिनट मैं भी कर लेती हूँ, फिर क्रॉस चेक करते हैं। 10 10 5 और बस कैंसिल, 51 है ना? अनम्यूट करें प्लीज, Yes, ma'am. Yes, है ma'am. ना? Yes, ma'am. Yes. ये मैं फर्स्ट आई हूँ, देवराज देव से तो पहले मैं ही आई हूँ, और ये वैल्यू आ गई है 51, राइट आंसर, राइट आंसर, पॉजिटिव आई है, ये भी सबसे बड़ी बात है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बताइए, अब बताइए सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे, टफ है क्या ये भी बता दो। No, ma'am. कर लेंगे. कर लेंगे ना? हाँ बताओ, सबसे टफ हिस्सा इसका क्या है, ये बताइए, सबसे टफ चीज जो आपको लगी वो। मल्टीप्लाई करना, इथाइलिन वगैरह। इथाइलिन वगैरह, सिर्फ इतना सा, ये चीजें थोड़ी सी टफ है, तो कोई बात नहीं है, अपने पास जो भी चीजें, देखो अभी देखो यही सवाल बताते हैं अपन, मान ले कौन सा सवाल उठाऊं आप, बहुत सारे हैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड भी है, यस। क्वेश्चन नंबर 7, मैं पेज नंबर आप लोगों को बता चुकी हूँ, पीछे भी 46 ही है, ये इसी पर है, अनसोल्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रही हूँ, बता रही हूँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड निकालना है आपको,
You should find out standard enthalpy of formation for acetic acid. बच्चों CH3 CH3COOH. yes, ये आपको फाइंड आउट करना है। और जब आपको ये चीज निकालनी है, बोर्ड तो नहीं हो रहे ना, मैं अभी और क्वेश्चंस कराऊंगी अभी आपको। हाँ, और जैसे आपको ये निकालना पड़ेगा तो उसके लिए आपको कुछ दिया गया है। क्या क्या? अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो इसलिए मैं भी शॉर्टकट चलाऊंगी। पढ़ के बताओ ये क्या है। सिंबल सिंबल। और ये है CO2 के लिए। और ऐसे के ऐसे मैं यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ देती हूँ, फिर साथ में लिखा हुआ है इन्होंने एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर वाटर, पानी के लिए। वैसे तो पीछे भी दे रखी थी, पर अब इन्होंने ऐसे ऐसे लिख रखा है। इज दिस ये तो बहुत गंदी बात है, गंदे तरीके से लिख रखा है इन्होंने सवाल, पर कोई बात नहीं है। 393.5 एंड इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है -285.9 किलो जूल पर मोल। ये भी सेम है, किलो जूल पर मोल। लाइकवाइज इन्होंने दे रखा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर एसिटिक एसिड भी। देखना एक बार, ACOH लिखती हूँ मैं इसको, एसिटिक एसिड, OH बस इसके लिए ताकि S निकल जाता है। और ये सिंबल लगा देती हूँ मैं तो खुद अपने लिए। और एसिटिक एसिड का इसने दे रखा है -867 किलो जूल पर मोल। दैट्स ऑल। बताइए अब इजी है ना क्वेश्चन? यस। चलो अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ करके दिखाना। CH3COOH, इसका कंबशन ही करना पड़ेगा। और क्या बनने वाला है बताओ? CO2 एंड H2। आप तो उठा के सीधे ये इक्वेशन चिपका दिया करो। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू दी गई है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दी हुई है, ठीक है। अब आपको तो बैलेंस करना है। सबसे पहले कार्बन CO2 बताइए, हाइड्रोजन बताइए 2, ऑक्सीजन देखो 6, 2 ये है 2। बताइए ऑक्सीजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन या कुछ भी क्या होगा? 0। हाँ, और अब अपना काम वैसे ही करना है आपको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऐसे निकाल दो, फॉर्मेशन पूछा है रिएक्शन कर दो बस आप तो। और अपना क्वेश्चन का सिंबल वही रहेगा, क्या? एंथैल्पी चेंज फॉर प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्टेंट। फटाफट बता दो बच्चों, अब मेरे को डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, लिखनी है मतलब। सबसे पहले क्या लिखो? 2 मल्टीप्लाई, बोलो मेरे साथ नहीं कर रहे, मेरे से आगे भाग गए। 393.5 प्लस, साथ में लिखूंगी मैं दूसरा प्रोडक्ट है वाटर, क्या है? 2 मल्टीप्लाई -285.9, ये तो है वाटर। फिर मैं लिखूंगी माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड आ गया, अब ये वाला माइनस है, ये लगा दिया। फिर रिएक्टेंट की लिखूंगी, फिर से बॉक्स बनाओ, बताइए कितनी थी रिएक्टेंट की? ये तो फिर मेरे को लिखना पड़ेगा -867। अनम्यूट करें बच्चे, कहीं मेरे को अकेला छोड़ के भाग गए इधर उधर। यस मैम। हाँ यस मैम। है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब मैं फर्स्ट आऊं या आप फर्स्ट आओगे बताओ? मैं ही फर्स्ट आऊं, ठीक है आ रही हूँ। 10, 3 2 6 7, 9 2 18, 3 2 6 7, माइनस ही आएगा इसका भी। 9 2 18, 10 11, 8 2 16, 17, 1 2 2 4 5, और ये हो गया +867। आंसर बता दो बच्चों, माइनस में आंसर आने वाला है। टिंग टिंग। यार तुम्हारी कैलकुलेशन तो बहुत ही बकवास है, मेरी बहुत अच्छी है तुमसे तो। मतलब वैसे ही रहनी चाहिए, मतलब मेरी ही होनी चाहिए और क्या, पर फिर भी मेरे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। 8 हो गया था, 1082.2। 9 10 into 3 13 माइनस +867। हाँ बच्चे क्या आया आंसर? ये दोनों माइनस के थे, इनको ऐड करना था तो ये वैल्यू आई थी, और इसमें से प्लस का ही माइनस करना था। और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये ऐसा अच्छा सा है, पॉइंट नहीं है ये, पॉइंट 1.8। नहीं स्नेहल, ये तो गड़बड़ आ रहा है आंसर अपना। 1358 है बेटा, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस में, उसमें से प्लस का माइनस कितना करना है? 867 माइनस करना है। 491।
अच्छा -491. -491. ओके, इट इज -491. अब सही है. पॉइंट भी तो कुछ नहीं आया इसका. मेरे पास नहीं आया एक्चुअली. आना तो चाहिए था. यस, गड़बड़ करिए मैंने भी. ये देखो, ये वाला 8 और 0 वाला था ना, तो 8 आना चाहिए था यहाँ पे. ऐसे कुछ गड़बड़ करिए मैंने भी. 7 1 फिर 8 होता, 0.8 आता यहाँ पे ऐसे. तो यहाँ 0.0 होता. तो ये क्या भी आता है यहाँ पर? नहीं. -491.8. हाँ हाँ, यस, ऐसा कुछ आता, ऐसा सा कुछ आता. ठीक है, ये वैल्यू ओके है. द वैल्यू इज -491.8 किलो जूल पर मोल. ओके, राइट. ठीक है बच्चों, ओके. मैंने अपने तरीके से क्वेश्चंस कुछ आपको करा दिए. अपने लिए होमवर्क उठाओ. कल संडे है, मंडे हम फिर से मिलेंगे. अभी मैंने क्लास ऑफ नहीं की है, रुक जाओ. मेरे लिए मतलब आपके लिए होमवर्क है, पेज उठाना. पेज नंबर है बच्चों 45 भी ले लेना तुम, 46 भी ले लेना तुम. इसके क्वेश्चंस करना, एग्जाम्पल के भी करना. उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. ठीक है. और मंडे में चाहूंगी बच्चों, क्या लेकर आओगे अपने साथ में? डाउट्स. अनम्यूट करें बच्चे, पीछे जा रही हूँ मैं एक बार. Yes, ma'am. पहुंच गई हूँ. Yes, ma'am. देखते हैं कितने बच्चे हैं. जो बच्चे हैं क्लास में वही अनम्यूट कर रहे हैं, बाकी नहीं है यहाँ पे. नहीं देवराज, तेरा तो चल नहीं रहा है काम. चल रहा है देवराज तेरा काम? माइनस प्लस नहीं हुआ यस मैम. बेटा? कैलकुलेशन नहीं हुई साथ में? हाँ देवराज, मेरी क्लास. आ जाओ बच्चों. अब ये देखो, ये है हमारे डाउट्स. थोड़े से डाउट्स, ज्यादा नहीं ले रहे. ये असाइनमेंट नंबर 2 है. कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे, कुछ गर्ल्स ने. वो कॉमन डाउट्स के नंबर मैंने ऊपर लिखे हैं कि भाई ये वाले डाउट्स हमारे कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के हैं. तो मैं उन्हें सॉल्व कर रही हूँ. आप लोग ध्यान से बिल्कुल रेडी होके, आपके असाइनमेंट है. पता नहीं कौन सा बच्चा है, नाम मैंने नहीं पढ़ा तो था, भूल गई. ये सेकंड असाइनमेंट के हैं. फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट भी भेजती है वो बच्ची, पर फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट हमें पहले भी लिए थे. तब क्यों नहीं किए? लेट कैसे है? लेट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेट. बताइए अब कितने बच्चे ऐसे हैं, ये असाइनमेंट 2 के डाउट्स हैं जिनको मैं डिस्कस कर रही हूँ, ज्यादा देर नहीं लगेगी. ये मुझे बताइए कि पहला डाउट हमारे पास आ रहा है, स्नेहल का भी है, आई थिंक रिचा का भी है ये सेम डाउट, और भी बच्चे हैं जिनका ये डाउट है. फर्स्ट है, विच कंपाउंड शो डायपोल मोमेंट? ये कहता है. हो क्या सारे बच्चों? प्रेजेंट बोलो पहले तो, अब सबसे पहले, ताकि अब बॉन्डिंग पर आ गए. अब हम मंडे टेस्ट रखूंगी. पहला ऑब्जेक्टिव यस बॉन्डिंग. मैम. मंडे टेस्ट है बॉन्डिंग, ध्यान रखना. ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन. आखिर तनिष्क, स्नेहल, यस स्नेहा, सौम्या, यस सौम्या आपका था आई थिंक. हाँ, आप लेट हो सौम्या. अपने फर्स्ट असाइनमेंट के डाउट्स लेट भेजे हैं, है ना? देवराज ने भेजे ही नहीं है, बस ये कह दिया कि मैं तो दोबारा से अटेंड करूंगा, पर वो अटेंड क्या किया है वो अभी तक नहीं पता है मुझे. वंशिका, आपके भी नहीं आए हैं मैसेज मेरे पास. देखिए अभी तो मेरे पास जो डाउट्स आए हैं वही मैं ले रही हूँ. विच कंपाउंड शो डायपोल मोमेंट कहता है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखना जरा. क्या नहीं आया पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको इसमें से क्या नहीं समझ में आया? स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है? ठीक है, तो स्नेहल एक बात सुनो. मेरा मन तो कर रहा था कि मेरे सामने होते तो मैं पहले तो एक बार डांटती. क्यों डांटती? आपको याद है मैंने डायपोल मोमेंट जब पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको ये पढ़ाया था कुछ और ऑर्गेनिक के टर्म्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको नाम दिया था सिस और ट्रांस. याद आया? एक बार चलो, हाँ, एक बार आप सभी बच्चे ऐसे किया करो. जैसे कोई वर्ड आ जाता है ना, जैसे यहाँ पे आ गया डायपोल, तो आप डायपोल के टॉपिक पे घुस जाया करो वापस से. फिर आप लिखा करो यार, हाँ ऐसे सवाल हमने किए थे. देखो इसका नंबर आ रहा है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन. सबसे पहले तो ये बताओ, बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन नहीं जानता? सब बच्चे जानते हैं, ये बेंजीन है, C6H6. और बेटा बेंजीन के किसी भी एक कार्बन को फर्स्ट कह दो, आपकी मर्जी. आप इसे भी कह सकते हो, आप इसे भी कह सकते हो.
तो मैंने इससे कह दिया फर्स्ट, तो आप सेकंड इसको कह दो, नहीं तो आप इसे भी कह सकते हो, कोई बात नहीं है, सब कुछ एक जैसा होता है, सिमेट्री होता है। ये थर्ड, ये फोर्थ, पर इसको पता है क्या कहते हैं फिर, सेकंड डैश, इसको थर्ड डैश। अदरवाइज यदि नंबरिंग करनी है, मुझे काउंट करना है कितने कार्बन है, तो मैं करूंगी 4 5 6 ऐसे कह दूंगी, राइट, ओके। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था यदि फर्स्ट और सेकंड पे कोई ग्रुप होता है तो वो ऑर्थो कहलाता है। अब याद करो, ऐसा लिखा है 1 3 पे Yes, होता ma'am. है तो मेटा होता है, और यदि 1 4 पे होता है तो उसका नाम PARA होता है। Para. ये तो 9th NTSC के बच्चों को पता है, 9th NTSC में। क्यों? उनको भी रटाना पड़ता है, हम लोगों को सब कुछ नहीं पता, उनको रटाना पड़ता है। कल वो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे देवराज, बताऊं क्या? देवराज पहले यस कर, हाँ बताओ। यस मैम। हाँ, मैं आज भेजती भी हूँ आपको, 10th NTSC का पेपर भेजती हूँ। क्या क्वेश्चन है देखो, डी ऑर्बिटल के लिए उनको एंगुलर मोमेंटम निकलवाया है, एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आया उनके। और ये एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन डी ऑर्बिटल का मैं हर बार कराती हूँ, हर बच्चे को कराती हूँ, उनको भी कराया था ऑब्वियसली। ये म्यू होता था, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ L+1, साथ में आता है H/2 पाई। तनिष्क का भाई 9th NTSC के अंदर है, उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है आपकी क्लास का। L की वैल्यू बच्चों को याद है, D के लिए L की वैल्यू क्या होती है, तो बच्चा बोलता है मैम 2, तो मैंने कहा अच्छा लिख दो, तो फिर कहते हैं ये 2 हो गया, ये 2+1 हो गया, टोटल कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? तो बच्चों ने बोला मैम √6 H/2 पाई, ये आंसर आ गया। आपने करा है ना ये क्वेश्चन एक बार, आप लोगों के भी तो है ये टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से ही है। Yes, ma'am. हाँ, तो मैं Yes, पता है ma'am. आपको, हाँ मैं आपको ये नहीं कहने चाह रही हूँ कि आप लोगों ने क्या पढ़ा और वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती, मेरा मैसेज अलग है, मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने जितनी देर कर दी पढ़ने में, उतनी देर में आपके जो जूनियर बच्चा है वो आपके साथ आके खड़े होने वाला है। ड्रॉपर्स के सिलेक्शन नहीं होते, फ्रेशर्स के सिलेक्शन होते हैं, ड्रॉपर्स के नहीं होते। एक साल और लेकर काम नहीं होता, वो बच्चा जो 11th 12th पढ़ते पढ़ते काम कर जाता है ना, उसके हो जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ बहुत सीरियसली पढ़ें आप। तो बच्चों ये तो कंडीशंस थी, देख लो। अब मैंने क्या किया, एक एक ऑप्शन को उठाया और बनाना शुरू किया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1,4-डाइब्रोमो, मेरे को ऐसा लगता है आपको दिखाई भी दे सवाल मेरे साथ, इसलिए मैं परेशान होती रहती हूँ। 1,4-डाइक्लोरो, ओके। देखो स्नेहल, इन पाई बॉन्ड्स को ऐसे रिंग से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात होती है, ये 1 है ये 4 है, तो ये फर्स्ट है और 4 है और दोनों पे क्लोरो लगा दो, Cl, ये बन गया 1,4-डाइक्लोरो बेंजीन। दूसरा ऑप्शन आ रहा है स्नेहल इसी का, वो कहता है रिंग पर आपको दिखाई दे रहा है तो आप नाम पढ़ते जाओ जरा सवालों के बच्चों, फर्स्ट और सेकंड पर। और तीसरा कुछ और है, चौथा भी कुछ और है, उसको हम बाद में देखेंगे। ये आ गया ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो इथीन। इथीन का क्या स्ट्रक्चर होता है, अभी अभी पूछा था, ये इथीन। ट्रांस 1,2-डाइक्लोरो, ट्रांस कैसे होता है, ऐसे ट्रांस होते हैं। साइड बाय 1,2-डाइक्लोरो का मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे Cl है, 2-डाइक्लोरो। तो बताइए बाकी जो H की वैलेंसी वो किसने सैचुरेट की, फटाफट बोलो। H ने, H ने। और एक ग्रुप कौन सा बता रखा है इसने, ट्रांस ब्यूट-2-ईन। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, फटाफट? 4. 4 का। 4 2-ईन का क्या मतलब होता है, 2-ईन का सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसका मतलब फर्स्ट कार्बन का है, ये रहा, इट इज CH3। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, और फोर्थ किधर होगा, इस साइड लगाना पड़ेगा। इस साइड क्यों लगा रहे हो, क्योंकि इसने क्या नाम दिया है आपके सामने, TRANS, ट्रांस। तो मैंने पढ़ाया था आपको, सेम ग्रुप अपोजिट साइड देन इट इज ट्रांस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड देन इट इज ट्रांस। और सिस कौन होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड, राइट। अनम्यूट करें और बच्चे बताएं, ओके यस मैम ये पढ़ा है हमने, डाइपोल में पढ़ा है बेटा। Yes, ma'am. अच्छा, अब देखो कुछ नहीं करना आपको, स्नेहल देखो अब हमें कुछ भी नहीं करना, चेक करना है इनमें से किसका डाइपोल है। ये वाला Cl ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला Cl नीचे जा रहा है, बोलो एक जैसा फोर्स लगाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Yes, तो ma'am. 0 हो Yes, जाएगा। ma'am. इधर आओ, ये Cl जो काम करेगा वही ये भी करेगा, कैंसिल, H करेगा H करेगा, यहाँ जो CH3 जो करेगा वो ये CH3 करेगा, यानी जो अपोजिट होते हैं वो अपने सारे इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये काम करता है ये काम नहीं करता, खत्म, बच गया ये। इसमें देखो
ये वाले Cl का एंगल, ये डायरेक्शन ऐसे, ये डायरेक्शन ऐसे। आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल, डायरेक्शन प्लस से माइनस है, सो नेट रिजल्ट जरूर मिलेगा। अनम्यूट करके बोले अच्छा ठीक है, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये पोलर हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पहला क्वेश्चन ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, 3 पूछा है मुझसे बच्चों ने, साथ में हो आप लोग सभी, जरूर रहना क्योंकि ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में मिलेंगे। बॉन्डिंग बहुत गंदी यूनिट भी है और बहुत अच्छी भी है, मुझे बहुत पसंद है, पर गंदी तुम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि इसका कोई क्या कहना चाहिए, लास्ट लाइन नहीं है, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ये कंपाउंड आ गया इन CONH3(6Cl3) द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सबसे पहली बात, मैम आज तक ये कंपाउंड ही नहीं पढ़ा। ये कोबाल्ट है बेटा, कोबाल्ट के साथ कितने NH3 लगे हुए, पहले आप अपना फॉर्मूला लिख लो। NH3 कितने लगे, 6, फिर बॉक्स के बाहर क्या लिखा है, Cl3। ओके, अब चलो एक काम कर दो, क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है कि चार्ज कैसे निकालते हैं? लाइक ये स्नेहल आप तो पढ़ रहे हो, एक्स्ट्रा क्लास भी आ रही है अपनी, है ना? तो Cl है तो टोटल कितने Cl है यहाँ पे, 3। एक Cl पे क्या चार्ज होता है, -1, तो 3 पे क्या हो जाएंगे बताओ जरा, -3. -3। तो बच्चों इसका कहने का मतलब ये है बच्चों आपसे कि जो ये ग्रुप है कोबाल्ट, उसके साथ जो NH3 है, कितने हैं, 6। इस पूरे बॉक्स पे नेट चार्ज है +3, और उस +3 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए आपने कितने Cl का यूज किया है, 3 मोल Cl नेगेटिव का। सारे बॉयज क्लास में जितने भी है ना इस समय, सभी बच्चे अनम्यूट करके बताएं, समझ में आ रहा है? सवाल कर रही हूँ Yes, आपके ma'am. साथ। Yes, ma'am. तनिष्क आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, और धीरज आपकी भी नहीं आ पा रही है। धीरज तो चलो पढ़ लेता है, कोई बात नहीं है। तनिष्क हो ना, तनिष्क कहीं भाग गया, बच्चे की अपनी बची भैया की क्लास खत्म हो गई तो नहीं बात कर पाता, वो बात कम कर पाता है। ठीक है, तो ये Cl हो गया और हमारा ग्रुप आ गया। अब दूसरी बात सुनो, देखो मैं बहुत अच्छी बातें आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली चीज है गर्ल्स, ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप है। क्या ये अपोजिट चार्जेस है? बच्चे बोलेंगे यस मैम। क्या ये कैटायन और ये एनायन है? यस मैम। क्या इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा, क्या उसे आयोनिक नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ बेटा, इतनी देर में तो आंसर आ जाता। हाँ मैम, ऐसा होना चाहिए। बताओ कैसे बनते हैं आयनिक बॉन्ड? अट्रैक्शन होता है इन बिटवीन कैटायन और एनायन। तो ये कैटायन है और ये एनायन है, अट्रैक्शन हो गया, बॉन्ड बन गया, राइट? तो पता है मैं 2 सवाल सॉल्व करवा रही हूँ। पहला सवाल, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने टाइप के बॉन्ड हैं? आयोनिक तो है, इसके अलावा दूसरा कौन सा है? गर्ल्स ध्यान दो, गर्ल्स ध्यान दो। कौन सी बच्ची? उपमा भी शायद, और ऋचा भी स्पेशली। मेरे तो पीछे ही पड़ गए तुम लोग, मैं तो परेशान हो गई इस बॉन्ड से। कई बार तो मन करता है क्यों पढ़ाया। अरे भाई, ये घर जो है वो पापा ने बनाया, ये वाला घर भी पापा ने बनाया, ये वाला घर भी पापा ने बनाया। कितने NH3 लगाऊं? जितने हैं। कितने हैं? 6। तो 6 बनाओ। क्या हर एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है? जरा जल्दी से जवाब दो। तो बच्चा कहेगा यस मैम होता है, Yes, आपने सिखाया है। बेटा नाइट्रोजन पे कितने लॉन पेयर? 1। ऑक्सीजन पे 2। फ्लोरीन यानी हेलोजन पे 3। ये तो काउंटिंग होती है। और बच्चों बताओ लॉन पेयर कौन होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना? तो क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं इसे यूज कर सकती हूँ। क्या यूज करूं देवराज? इससे कहूंगी नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दे दे। Yes, ma'am. कोबाल्ट को दे दो, कोबाल्ट को दे दो। और ऐसे ये दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक नया टॉपिक होता है ना? पर बच्चे यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये नई बात नहीं है। लाइक जैसे आप 11th में बैठे हो, वैसे और बच्चे भी 11th में बैठे, उनको भी डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर मिली है। कोई नई बात नहीं है कि आपने ये याद किया कि ये जो ग्रुप है इसमें ये इस तरीके के डेटिव बॉन्ड बनते हैं, जिसमें एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। कोबाल्ट तो भूखा बैठा है। क्यों है ये भूखा? इसलिए है भूखा, देखो जरा, ये कोबाल्ट जो है इसका एटॉमिक नंबर है 27। अब जरा बताना कोबाल्ट 27 का कॉन्फ़िगरेशन क्या? तो बच्चा बोल रहा है मैम ऑर्गन 18। 9th वालों को कल पढ़ाया तो बच्चे कहते मैम ये ज्यादा इजी है, तो मैंने उन्हें यही पढ़ा दिया। ऑर्गन 18, ऑर्गन 18 के बाद उन्होंने 4s2 3d7। देखो
4s2 3d7 ये ग्रुप आ गया हमारे पास। अब 4s2 3d7 की यदि मैं बात कर रही हूँ, हाँ, तो आपको बताओ जब फोर्थ शेल शुरू हो गई तो यहाँ पे बाकी के ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे। कौन कौन से? 4p 4d 4f ये सब खाली है। अब घर में इतने सारे कमरे खाली पड़े हैं तो क्या इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर आके रह नहीं सकते? क्या जवाब दोगे? बोलो फटाक से। Yes, ma'am. रह Yes, ma'am. सकते? Yes, ma'am. हाँ, इसलिए बच्चों इस तरीके के ग्रुप, ये जो मेटल होता है ना बीच वाला, ये अधिकतर टीएस होता है। टीएस का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट, टीई ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक वाले। तो डी ब्लॉक वालों में बहुत खाली जगह होती है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते रहते हैं और ऐसा ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जरा बताइए क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? मैं पूछना चाहूंगी स्नेहल से। स्नेहल, ये डेटिव बॉन्ड जो बन रहा है क्या इट इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? क्या बोलोगे? It is the Yes, part ma'am. of covalent. एक मिनट. It is the part of covalent bond, but it is not a covalent bond. The name of the bond is coordinate covalent bond या dative bond. फर्क तो है. इसका मतलब अब तक तुमने ये देखा कि इस स्ट्रक्चर में दूसरा बॉन्ड दिखाई दिया और उसका क्या नाम है? DATIVE, डेटिव। और पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था? बोला करो तुम लोग बिंदास, ऐसे मजा नहीं आता मुझे पढ़ाने में। एक होता है Ionic आयनिक, and dative. दूसरा कौन सा आया? डेटिव। ठीक है, अब मेरे साथ आया तीसरा सवाल, क्या इसमें ये बॉन्ड भी मौजूद है? कौन सा भाई? कोवेलेंट। सवाल ही ये था, कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है? फिर मैं तुमसे पूछूंगी, बताना जरा मुझे NH3 कैसा कंपाउंड है? NH H H जल्दी बताओ, इतनी देर में तो मेरा काम ही खत्म हो जाता है। Covalent. शेयरिंग से बनता है? हाँ, मैं पूछना चाह रही थी शेयरिंग से बनता है या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है? आयोनिक बनता है? क्या बोले? Sharing. Sharing. क्योंकि नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। शेयरिंग किसने की? हाइड्रोजन ने, राइट? यहाँ पर आके बॉन्ड बनाए थे। इसके अलावा क्या तुमने कभी अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला? sp3 होता है। क्या आपको ये नहीं पता अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है? आई होप बच्चों ने तैयार कर लिया होगा ये सब। अमोनिया का शेप पिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, वही ग्रुप है हमारा। इसका मतलब एक ऐसा बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट। अब जरा देखो, एक अमोनिया में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? टिक कर दिए मैंने, बोलो। 3 है ना एक अमोनिया में। और यदि एक अमोनिया में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है तो बेटा इस स्ट्रक्चर में कितने अमोनिया है? 6। तो मुझे बताइए 6. टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 18. 18। क्योंकि एक अमोनिया में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, टोटल अमोनिया आपके पास 6 है, इसलिए टोटल कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए 18। अनम्यूट करे पूरी क्लास और बताए बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती हूँ इस टाइम को जब आप बैठे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शायद लिखाया भी होगा आपको। NH4Cl का आउट है ये क्वेश्चन। NH4Cl, NH4Cl में ये तीनों तरीके के बॉन्ड मिलते हैं, आयोनिक, डेटिव, कोवेलेंट। चेक करके देखो। पहला तो है आयोनिक, कैसे पता लग रहा है? Cl आ गया ना। Cl पे कौन सा चार्ज होता है? फटाक से बोलो बच्चों। Cl नेगेटिव। Minus. हाँ, और NH4 पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। Plus. आज तो बेटा खाना भी खा रखा है, मजे से बैठे हुए हो, फिर पूरे दिन से पहली क्लास पढ़ रहे हो, मजा आ जाए पढ़ाने में मेरे को। अमोनियम आयन हो गया कैटायन, ये हो गया एनायन, दोनों के बीच जो बॉन्ड बना ये आयनिक बॉन्ड हो गया। ठीक है, पहला काम खत्म हो गया। दूसरा काम, ये देखो जिसको लेकर के तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, नाइट्रोजन लॉन पेयर भी लेके आया था और प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन के सारे शेल तो खत्म हो गए। 1s था और 1s में 1 इलेक्ट्रॉन था और वो तुमने निकाल दिया, इसका मतलब 1s खाली हो गया। तो क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता? क्या इसके घर में जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की? है मैम, दे दो। दोगे तो बताओ कौन सा बॉन्ड बनाएगा अमोनिया? डेटिव। किसके साथ? H+ के साथ। ये बन गया ना? बोलो 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 बोलो। Yes, ma'am. हाँ, तो फिर देखो, अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड बना वो बना कोवेलेंट, अमोनिया ने H+ के साथ जो बॉन्ड बनाया वो बनाया डेटिव, अमोनियम ने Cl के साथ जो बॉन्ड बनाया वो बनाया आयनिक। तो बताइए इस कंपाउंड में भी टोटल कितने टाइप के बॉन्ड मौजूद है? 3। इज इट ओके? फाइन बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। क्या हुआ, पेज खत्म होते चल जाते हैं। अच्छा, ये एक मिनट, हाँ यस, अब आगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ मजे से। ये देखो, ये कंपाउंड है टेट्राहाइड्रल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन नंबर मुझे दिया है 5th। द कंपाउंड MX4 इज टेट्राहाइड्रल, द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड फॉर्म इन दिस कंपाउंड कितने होने चाहिए? तो बेटा टेट्राहाइड्रल है ये कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। MX4 कैसा होता है, ऐसा बना, मेरे पास 2-3 कलर के पेन है तो बन जाएंगे। एक्स है बेटा, एक्स। टेट्राहाइड्रल होता है ना, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3, तभी टेट्राहाइड्रल शेप है। मंडे को ऑनलाइन टेस्ट है, ध्यान रखना आपका, बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है। अब देखो पहला बॉन्ड, नंबर 1, नंबर 2, ये XMX बॉन्ड है, XMX बॉन्ड है, बॉन्ड देखने आते होंगे। नंबर 3, नंबर 4, 4 बॉन्ड तो मेरे ख्याल से सभी ने निकाल भी लिया होंगे, राइट? हाँ, तो मैं इसको कैसे हाईलाइट करूं? तो मैं इसको ऐसे हाईलाइट करूंगी, 1 2 1M2 के बीच बॉन्ड, 2M3 के बीच बॉन्ड, 3M4 के बीच बॉन्ड, 4M1 के बीच बॉन्ड, 1 और 1M3 के बीच बॉन्ड, X1M X3 के बीच बॉन्ड। नया बॉन्ड होगा या नहीं होगा गर्ल्स, बताओ यार, ये तो तुम्हारे दिमाग मतलब लगाना है बस। तो इसका मतलब ये होगा बॉन्ड नंबर 5। 4 तो बता दिए मैंने। और बताइए 6 कौन सा हो सकता है, फटाफट बोलो। X2M X4, X2M X4 के बीच जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? 6। बताइए समझ आया या नहीं आया, फटाफट बोलो। Yes, ma'am. क्वेश्चन ये था, बहुत अच्छे सवाल है इस असाइनमेंट के, सभी बच्चे ट्राई करें, दोबारा से एक बार ट्राई करते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ईच कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। बच्चों बेटा ये ना केमिकल फॉर्मूले होते हैं, क्या नाम था? कार्बन सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड। हाँ ये धीरज, क्या नाम है इसका, देवराज, इसने कोई क्वेश्चन का नहीं पूछा, हो सकता है इसे सब कुछ आता हो। द फॉर्मूला इज C3O2, C3O2 एंड C3O2 में स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड, राइट? अब जल्दी से आप बता दीजिए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये एक बॉन्ड पाई, यहाँ पे भी एक बॉन्ड पाई, यहाँ भी एक बॉन्ड पाए, और यहाँ भी एक बॉन्ड पाए। डबल है ना, डबल में से एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। फटाफट बोलो आप बच्चों। SP. ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। अब मैं आपसे पूछूंगी फर्स्ट कार्बन में कितने पाई बॉन्ड, तो कैसे काउंट करोगे? 1 1। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp। C2 कार्बन पे हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? ये और ये, तो ये भी 2 हो गए, इसलिए ये भी sp। C3 कार्बन पे हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? 1 और 1। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है मुझे बच्चे ने 11, ये रहा 11। Which of the following represent the given mode of hybridization this and that from left to right? ये गंदा सवाल है, किसी बच्चे ने मुझे क्यों दिया है, ये शायद रिचा ने मुझसे पूछा है, फिर भी मैंने रिचा को हिंट दिया था कि एक बार फिर से कर लेना। रिचा ये सवाल आपने मुझसे क्यों पूछा, नहीं समझ में आ रहा। Which of the following represent to given mode of hybridization this and that from left to right? लेफ्ट टू राइट चले जाओ, ये वाले हाइब्रिडाइजेशन के सीरीज आने चाहिए, पहले sp2 फिर sp2 फिर sp फिर sp। इधर आओ, इसका क्या होगा? अब देखो, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना, डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, ये भी sp2, करेक्ट। फिर ये sp, ये भी sp, पहला ही ऑप्शन मिल गया मुझे तो। सबसे पहले sp2 फिर sp2 फिर sp फिर sp, तो इसका यही है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई है। ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं बताओ? 2, और 2 पाई होने की वजह से वहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये कई बार करा चुके हैं। हाँ, ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, गंदी बात है, इसे पढ़ना चाहिए था। मैं ये हटा वैसे- दिया था। अच्छा आपने हटाया था, स्नेहल ने पूछा था। स्नेहल आपने मुझसे क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, MOT पर बेस्ड क्वेश्चन है।
आप चेक करो, हाँ। ऑक्सीजन है और MOT का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स कॉपी में कराया हुआ है। आप एक बार फिर से चेक करें MOT पर, और मंडे मुझे जवाब दें यस मैम मैंने किया है और मेरे को आया है या नहीं आया है, फटाफट। ठीक है बेटा? Yes, ma'am. हाँ, देखो सभी बच्चों को कहा जा रहा है ये कि जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं यार मेरे से हो सकता है ना, कई बार ऐसा होता है मैं यहाँ कर रहा हूँ पर मैंने चेक नहीं किया, नोट्स में जरूर जाया करो आप। MOT आ गया है, ऑक्सीजन हमने पढ़ा था, ये सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी, एक बार कंसंट्रेशन से करना काम निकल जाएगा। 17 क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मैं जरूर बताना चाहूंगी, यस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरिक एसिड आ गया है यहाँ पे, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन एटम इन बोरिक एसिड, यस फाइन। ये क्वेश्चन मुझे आपसे मतलब आपको मुझसे पूछना चाहिए था, बिल्कुल जिन्होंने नहीं पूछा है उन्होंने गलत किया, पूछना चाहिए था उन्हें। बोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला होता है ऐसा ऐसा ऐसा, और मैंने कई बार बताया, और हर बार आप देखो ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर तो होंगे, इस पर भी 2 लॉन पेयर तो होंगे। अब तो आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम ये है बेटा कि आप ये चेक करो कि ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर, 2, कितने बॉन्ड पेयर, 2, क्या होना चाहिए, मतलब सेंस की बात हो गई है। sp3 कैसे बताओ कैसे, पानी नहीं पड़ा क्या, वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे कितने लॉन पेयर थे, 2, ऐसा ही तो शेप है इसका। H हटा के क्या लगा दिया, B लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं मेरी बात समझे कि नहीं समझे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इसको ना, इसको क्या कहते हैं बेटा, ये कुछ नहीं है, मैं कहती हूँ सवाल कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी स्मार्टनेस। किस बच्चे ने अभी तक ये भी याद नहीं किया, और आप एक, मैं फिर बोलती हूँ आपको नोट्स कॉपी खोल के देखा करो कि वर्षा मैम ने आपको कम से कम 5 बार ये स्ट्रक्चर्स बनवाई हुई है, कम से कम 5 बार, क्योंकि मुझे पता है इसके बहुत सवाल आते हैं, 1-2 नहीं आते हैं, बहुत आते हैं। ये देखो ऐसे, अब बताओ कितनी बार बनवाई है, 1 लॉन पेयर, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन एक ही था, sp3, टेट्राहाइड्रल, पिरामिडल, एंगुलर या बैंड, और अपना नाम भी वी शेप करके बनाया था। बॉन्ड एंगल 104.5, 107.5 और 109.5 डिग्री। बताइए कितनी बार बनवाई है ना, ये भी वैसा ही तो ग्रुप है। तो आपने इस पर निकाल दिया sp3 है, तो बताओ बोरोन पे क्या होगा, बोलोगे sp2। कैसे मैम बोरोन पे sp2 कैसे, मैं बोलूंगी बेटा कितने बॉन्ड बना रहे हैं, क्या बोलती हूँ, 3, शेप कैसा देगा फिर, ट्रायगोनल प्लेनर, ये लो sp2 हाइब्रिडाइज। अनम्यूट करें बच्चे, बताएं कर पाएंगे, Yes, ma'am. पक्का है ना। अब तक तो वैसे भी याद हो चुका होगा यस इनके हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है डायमंड में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, जरा बताओ। यार ये तो आप लोग, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड का नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से एसोसिएट होता है, ऐसा सा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, सारे बॉन्ड सिग्मा है। ग्रेफाइट जो है उसका कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्यों, वो ऐसे प्लेन बनाता है, ऐसे जैसे बेंजीन बनाता है ना, ऐसी प्लेन बनाता है। याद आ रहा है या बिल्कुल देखा ही नहीं है शेप आपने ग्रेफाइट का, याद है मैम। याद है ना, हाँ। तो 3 बॉन्ड आते थे, ये है वो कार्बन, और ये 3 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, ऐसे मैंने अपनी तरफ से दिखा दिया। अच्छा अब देखो अगला ग्रुप क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास में आया, और 18th क्वेश्चन आपसे कहता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व। मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री है, ओ अरे ये तो बहुत सिंपल था, ये मुझसे क्यों पूछा, 18 और दोनों ने डाल रखा है। और आपकी क्लास में से ऐसे भी नहीं है बच्चे की फटाक से बोले यस मैम मैं करूंगा मैं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। सुनो, एक हाइब्रिडाइजेशन है, फिर से सुन लो एक बार और, DsP2, और DsP2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब मुझे बताओ स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, एक मेटल, उसके 4 बॉन्ड प्लेन में, और स्क्वायर बनाएंगे, और स्क्वायर बनाएंगे तो ये ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। अब मुझे बताइए इस पॉइंट पर
कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1। फटाफट बोलो अब आप। ये पूरा होता तो 360 का होता, तो 360 को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 4. तो एक एंगल नहीं पता लग रहा कितने का हो रहा है। 90 degrees. ये तो इसका मतलब कितने 90 डिग्री के एंगल आ जाएंगे यहाँ पे? 4। एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, एक ये भी होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4, राइट। एक दूसरा आता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इसके लिए तो मैंने आपको कितनी बार PCl5 पढ़ाया होगा ना। PCl5 आपको याद आ रहा है? ट्रायगोनल, और क्या बोलते थे? बायपिरामिडल। फिर यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl, और ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। बताइए कितने 90 डिग्री के एंगल? कितने? 290 डिग्री के एंगल। तो इसका मतलब इसमें 4 थे और इसमें 2 है, ऐसे निकाले अभी आपने। अगला ग्रुप देखो क्या लिखते हैं? DsP2, sp3, DsP3 भूल जाओ, ये हमारा सिलेबस नहीं है। फिर कौन सा आ रहा है? sp3d2, ये हमारा सिलेबस है। sp3d2 का शेप होता था ऑक्टाहेड्रल, आपको पता नहीं याद है या नहीं है, पर ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे मेटल आता था, और मेटल के साथ 1 2 3 4 5 6। अब आपको याद है ये 4 बॉन्ड तो होते थे प्लेन में, प्लेन के अंदर। और इनके लिए क्या कहती थी मैं, बताओ जरा? पेन लगाती थी ना ऐसे, फिर कहती थी ये प्लेन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो प्लेन वाले हैं वो कितने डिग्री के एंगल बना रहे हैं? फटाफट बताओ। 90 degrees. तो 4 90 डिग्री के तो यही हो गए, और एक बॉन्ड ऊपर से बन रहा है और एक बॉन्ड, बेटा मेरे ये 2 पेन कितना मतलब बताया आपको, ये देखो ऐसे है ना, ऐसे। तो ये पेन इस पेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90। कौन कौन है वो पेन? ये और ये वाला, ये इधर से बना रहा है और ये इधर से बना रहा है, तो प्लेन के हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 6 90 डिग्री के एंगल। तो बताइए मैक्सिमम किसमें मिल गए? sp3d2 में। इज इट ओके? फाइन, तैयार हो जाएगा? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 में भी कुछ घपला बता रहे हैं बच्चे। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, ये स्नेहल का क्वेश्चन है एक्चुअली। ये 20 के अंदर क्वेश्चन ये था, मिथा ईथर्स बने हुए थे एक्चुअली, और वो वाटर के जैसे ही होते हैं, ये वाला ग्रुप है। पर यहाँ CH3 हटा के क्या लगा दिया गया, सॉरी H हटा के क्या लगा दिया? CH3। अब तुम जरा ध्यान से देखना, ऐसे था ये पेन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये O है, ये H है, ये H है। एंगल कितने का है? 104.5 डिग्री। पर आपने H हटा दिए और CH3 लगा दिया, यानी बड़े ग्रुप लगा दिए। तो बड़े ग्रुप क्या करेंगे? जगह ज्यादा ले लेंगे, इसलिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएंगे। समझ रहे हो? ये ऐसे। और बड़े ग्रुप जो है ये दोनों लगा दिए, जिससे इन दोनों के बीच रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन होते ही एंगल खुल जाएंगे ऐसे। अब बताओ एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा? फटाफट बड़ा बताओ। होगा. बड़ा होगा। तो यदि ये पानी होता, वाटर, तो एंगल होता 104.5 का। पर ये पानी से बड़े ग्रुप है, इसलिए एंगल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 110 तक का। तो इसका आंसर कितना आता? 110 तक आता। ठीक है, इज इट ओके? 109 हो नहीं सकता था, क्यों? ये तो टेट्राहाइड्रल है ना, मीथेन वाला जैसा हो जाता, पर वो काम ये नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 2 लॉन पेयर भी है। सिर्फ पानी से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ाएंगे, राइट? ओके Yes, ma'am. बच्चा, हाँ ma'am. ठीक है। चलिए ठीक है, बस आज ये लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ आज का, फिर आगे क्लास में लूंगी। ये और भी हैं क्वेश्चन, तो अभी ये 27th क्वेश्चन भी है। अच्छा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज स्टेबल कार्बोनेट्स? अच्छा, कौन सा वाला स्टेबल कार्बोनेट्स बनाएगा जिसका साइज थोड़ा बड़ा होगा? मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो सोडियम कार्बोनेट अच्छा बनना चाहिए क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा, इसलिए ऑब्वियसली। और दूसरी बात ये कि सोडियम जो है वो आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। अनम्यूट करें बच्चे। और जो हाँ, सबसे अच्छा मेटल है सोडियम, और अच्छा मेटल आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, और आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं एज कंपैरेटिवली कोवैलेंट के। इसलिए जो बॉन्ड सोडियम बनाएगा, जो कंपाउंड, वो ज्यादा अच्छे एज कंपैरेटिवली मैग्नीशियम के लिए। इवन मैग्नीशियम भी मेटल है, पर सोडियम ज्यादा अच्छा है एज कंपैरेटिवली मैग्नीशियम, इसलिए आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वन और बताइए, और क्या था? 27 ये
20th हो गया था, 20 बस यही था बेटा, 20th ही था, ये वाला था 31, यस 31। विच ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म सॉल्ट लाइक KH? ओ ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सुनो, तुम्हें करना है और मुझे शाम को सेंड करोगे इस सवाल को। ये सवाल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक, देवराज अनम्यूट कर। Yes, ma'am. देवराज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देवराज एक बात बता दे बस, देवराज क्लास में पूछ रही हूँ सब बच्चों के सामने, हालांकि हम लोग ना आप लोगों को ज्यादा जानते नहीं है और नहीं पता कि आप लोगों से पूछना चाहिए या नहीं, पर यदि आप रेवाड़ी में या फिर महेंद्रगढ़ RPS के अंदर बैठे होते तो मैं इतना पूछती नहीं आपसे, फिर सीधे बोल दे। देवराज उस दिन PTM थी ना, तब भी मैंने आपको बोला था और आज वापस से मैं बोल रही हूँ, थोड़ी सी सिंसियरिटी रखो देवराज, तो मैं भी आपके रिजल्ट का इंतजार करूंगी और आप भी करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी देवराज। हाँ देवराज अनम्यूट करे। देवराज बताओ क्या मूड है आपका पढ़ने का या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम मत बोला कर, उसके आगे बोला कर। है पढ़ने का मूड? नहीं है, मना कर दिया। ठीक है, मम्मी से बात करती हूँ आज मैं, नंबर ले लेती हूँ मैं, मामा से नंबर लेके, मामी से नंबर लेके मम्मी से बात करूंगी। ठीक है, कह दूंगी अपने साथ ले जाओ इसे वापस। ठीक है देवराज, ओके घर जाएगा? देवराज अब नहीं बोल रहा है, अब नहीं बोलूंगा। H बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कब पढ़ाया था मैंने? आई थिंक 2021 मई के आसपास ना, ये हमने पढ़ा था। मई नहीं था शायद, जून था, जून में था। लाइक जो स्टेट्स थी ना, गैस स्टेट, बॉयल्स चार्ल्स लॉ, उसी टॉपिक में मैंने H बॉन्डिंग पढ़ा दिया था। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, कल संडे भी है, एक बार प्लीज आप लोग इसको रिवाइज करना। सभी बच्चों को बोला जा रहा है, रिक्वेस्ट है, चलो ठीक है, ऑर्डर नहीं दे रहे। ठीक है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने आपको समझाया था मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, दैट इज फोन। फोन होना चाहिए और उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से H बॉन्डिंग बना सकता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन H बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो, यदि वाटर था तो ये H बॉन्डिंग कैसे देखी थी बेटा आप लोगों ने? HOH ऐसे देखी थी, दोनों में पोलैरिटी देखी थी, इस पर प्लस चार्ज और इस पे माइनस, या ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। अब ये अपोजिट एंड होने की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे और इसी बॉन्ड को क्या नाम दिया गया था? H बॉन्डिंग। राइट, अब बताओ याद आया कि नहीं आया? H बॉन्डिंग फटाफट बोलो, देखो बहुत जल्दी से, है ना? Yes. हाँ मैं भी छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बहुत देर से अब बैठी हूँ, मैं फिर कोई पढ़ा ही नहीं रहा था, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, गलत बात है ना, फिर आप नहीं पढ़ रहे हो। HF और ये HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड लिया, फ्लोरीन पे क्या चार्ज है? हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है? फ्लोरीन पे क्या चार्ज है? दोनों के बीच H बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग कर सकते हैं और यही कर सकते हैं, इसके अलावा चौथा कोई एलिमेंट है ही नहीं, मना कर दिया है मैंने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप तभी कर सकते हो जब वहां किसी ग्रुप में या तो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो और इनके साथ साथ इन्हीं ग्रुप के साथ H अटैच्ड भी हो। ठीक है, तो H बॉन्डिंग हो गई। H बॉन्डिंग होते पता है क्या हुआ? ये हो गया क्या, ये कन्वर्ट हो गए H2F2 में, दो हाइड्रोजन दो फ्लोरीन और ऐसा ग्रुप बन गया। फिर मैं क्या करूंगी, किसी एक मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा सकती हूँ। किसके साथ? जैसे पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम ने क्या किया? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके वो बना गया KHF2। कर सकता है ऐसा, एक्टिव मेटल है। बेस ले लो, चलो लो बेस ले लो, यहाँ से H निकाल देगा, यहाँ से OH, बताओ क्या बाहर हो गया? H2, राइट, और ऐसा ग्रुप बन गया। अब एक बार अनम्यूट करो, ये स्टोरी समझ में आई क्या? Yes, ma'am. ओके, अब तुम ये देखो, ये जो क्वेश्चन है वो भी तो ऐसा है, ये क्वेश्चन है, which of the hydrogen halide form salt like KHX2 where X is halogen family का मेंबर है? HF कर सकते हैं, HCl, HI या HBr, क्या कहोगे? तो बोलोगे HF।
और क्यों HF? क्या रीजन आया? H बॉन्ड, क्योंकि HF ही कौन सी बॉन्डिंग कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब पूरी क्लास हमारी +1 की पूरी क्लास साइंस की जल्दी से अनम्यूट करें और मुझे यस नो में जवाब दे, कहे बच्चे, बताएं मुझे समझ में आई है या नहीं आई है बातें। Yes, ma'am. वॉइस आप बोलो। Yes, ma'am. ठीक है अंश, ओके ठीक है। अब बच्चों देखो होमवर्क सुन लो आप जल्दी से। मंडे आप लोगों को शाम को मैं ऑनलाइन टेस्ट डाल दूंगी, हाँ शाम को दूंगी, सुबह तो मैं पढ़ाऊंगी। किस चैप्टर का होगा वो देवराज बताएगा। बोलो देवराज क्या तैयार करके आओगे? अनम्यूट नहीं कर रहा है देवराज तो। ओके, तो भाई हमें तैयार करके आना है कौन सा वाला? केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है गर्ल्स, ओके। अब कैमरा ऑन कर दो फटाफट क्योंकि हम लीव कर रहे हैं अब। सारे बच्चे कैमरे ऑन कर दें फटाक से। यस उपमा का हो गया, उपमा यू कैन लीव। रिचा आप भी जा सकते हो। Bye, ma'am. ओके बाय बाय। अंश आप भी जा सकते हो, अनुषा आप भी। यस ठीक है। देवराज ओके, आप भी जाओ। ठीक है देवराज ओके बेटा। Yes, ma'am. ओके ठीक है, ओके बाय बाय बाय। स्नेहा ओके, स्नेहल ओके बच्चा। तनिष ओके तनिष ठीक है, यू कैन लीव। हाँ गुड।